दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और मैं आपको बता दूं ये टॉपिक जो है वह पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी टॉपिक हैं, पहली बात तो सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सभी टॉपिक्स में ढेर सारे एरर्स आते हैं, ढेर सारे एरर्स पूछे जाते हैं। लेकिन इस टॉपिक की यदि मैं बात करूं तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और टॉपिक का नाम है वर्ब। जैसा कि अब तक मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 टॉपिक पूर्ण रूप से पढ़ा चुका हूं, अलग अलग वीडियोस में आपको दे चुका हूं। आप मेरे चैनल पे अगर गैलरी में जाएंगे तो आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव तीनों ही टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके मैंने बनाए हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन नहीं, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। और आज मैं एडजेक्टिव के बाद आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं वर्ब। हालांकि कल मैंने प्रोवर्ब का एक टॉपिक आपको और दिया था और मैंने कहा भी है कि प्रोवर्ब्स कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हों। प्रोवर्ब्स याद करने की चीजें हैं। तो बीच बीच में मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो प्रोवर्ब्स के देता रहूंगा, उनको एक्सप्लेन करता रहूंगा। लेकिन आज मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं वर्ब। अब वर्ब क्या है? सबसे पहले हम लोग सवाल करते हैं तो कि सर वर्ब है क्या? तो जो भी एक्टिविटी हमारी होती है, जो भी एक्टिविटी, वो सब वर्ब के अंतर्गत आती है। खाना, पीना, गाना, रोना, धोना, सोना, सब क्या है? ये सभी वर्ब हैं क्योंकि इन सब में हम कहीं ना कहीं शारीरिक तौर पर इसमें एक्टिव होते हैं या सामने वाला जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं शारीरिक तौर पर इसमें एक्टिव होता है। ठीक है ना? कल मैंने जब आपको परसों जब मैंने एडजेक्टिव का पार्ट 7 आपको दिया था तब भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था सर कि एडजेक्टिव जो होता है वह आपका डिग्रीज में डिवाइड होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। और आपकी वर्ब जो है वह आपकी फॉर्म्स में डिवाइड होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो जब हम वर्ब की बात करते हैं, क्योंकि जब हम अंग्रेजी ग्रामर की बात कर रहे हैं तो अंग्रेजी ग्रामर, नेचुरल सी बात, हमारी चाहे हिंदी ग्रामर हो चाहे अंग्रेजी ग्रामर, टेंस पर आधारित होती है। और टेंस हमारे पास 3 है साहब, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी कि वर्तमान, भूत और भविष्य। और वर्तमान, भूत और भविष्य का निर्धारण जो है कि कौन सा सेंटेंस और कौन सा टेंस, तो सेंटेंस का टेंस में निर्धारण जो है वो आपकी वर्ब करती है। सेंटेंस का टेंस में निर्धारण जो है वह आपकी वर्ब करती है क्योंकि जब तक वर्ब नहीं होगी तब तक सेंटेंस सेंटेंस रहता है, टेंस नहीं होता। टेंस के लिए क्या जरूरी है? वर्ब। तो वर्ब आपकी प्रेजेंट फॉर्म में है, यानी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। इस आधार पर आप लिखे हुए वाक्य को देखकर यह बता पाते हैं कि यह सेंटेंस जो है वो आखिरकार किस टेंस का है। तो आज मैं आपके लिए ये टॉपिक वर्ब लेकर आया हूं और मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि जितना अधिक से अधिक विस्तारित रूप से मैं आपको इसको समझा पाऊं उसको मैं समझाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा, जो कि मैं आपका वीडियो के लास्ट में कहता हूं, प्लीज मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कोई यदि डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। मैं पूरी चेष्टा करूंगा कि आपके एक एक डाउट को मैं क्लियर करूं और जरूरी पड़ा तो अगर एक डाउट के लिए मुझे पूरा वीडियो भी देना पड़े तो वो भी मैं आपको दूंगा। लेकिन प्लीज मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, समझिए और अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। चलिए ठीक है, अब हम शुरू करते हैं टॉपिक हमारा वर्ब। ऊपर मैंने लिखा है द वर्ब। अब अगर जब हम वर्ब की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने वर्ब को डिफाइन करने का प्रयास किया कि वर्ब है क्या। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। 2 डेफिनेशन मैंने वर्ब की लिखी है। पहली डेफिनेशन है वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग, यानी कि वर्ब जो होती है, क्रिया जो होती है, वह किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के बारे में जो भी हम कुछ कहते हैं वो आपकी वर्ब होती है। किसी व्यक्ति के बारे में,
किसी वस्तु के बारे में जो भी हम कहते हैं, सेइंग समथिंग, जो भी हम कहते हैं वो काय के अंतर्गत आता है, वर्ब के अंदर। जैसे मैंने कह दिया राम सो रहा है, तो मैंने बात किसके बारे में की, राम के बारे में। और मैंने राम के बारे में क्या कहा कि राम सो रहा है, तो सो रहा क्या हो गई, क्रिया हो गई। ठीक। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, बात मैंने किसके बारे में कही, कुत्ते के बारे में। लेकिन कुत्ता कर क्या रहा है, भौंक रहा है। तो जब हम ऐसा कोई भी शब्द, वर्ब क्या है, ऐसा कोई भी शब्द जिसका प्रयोग हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहने के लिए करते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है साहब। अब दूसरी डेफिनेशन मैंने इसकी क्या लिखी है, ए वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब एक ऐसा शब्द होता है दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट ए पर्सन और ए थिंग, जो कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है। तो बात वही है, दोनों डेफिनेशन सेम है, बस यहां सेइंग समथिंग की जगह हमने क्या लिख दिया, स्टेट्स समथिंग, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि अगर कहीं वर्ब की दूसरी डेफिनेशन आपको मिल जाए तो आप कहेंगे सर ने तो ये डेफिनेशन बताई है। तो ऐसा कदापि नहीं है, एक ही बात है कि वर्ब वह शब्द होता है जो कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अपने बारे में या जब हम किसी अन्य के बारे में कुछ कहते हैं तो जो कहा हमने वह क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है, क्रिया कहलाता है। ठीक है ना। अब जरा जैसे कि एग्जाम्पल मैं कहूं, मैं लिख दूं आपके सामने राम इज स्लीपिंग, राम सो रहा है। तो मैंने बात यहां किसके बारे में की, राम के बारे में, और राम कर क्या रहा है, सो रहा है। तो किसी के बारे में कुछ कहना, किसी व्यक्ति के बारे में, तो यहां मैंने व्यक्ति के बारे में कहा, जैसे कि डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। तो यहां मैंने किसके बारे में बात की, कुत्ते के बारे में, और कर क्या रहा है कुत्ता, उन्होंने कहा भौंक रहा है साहब। ठीक है। तो जब भी हम कोई बात किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं तो जो कहा हमने वह काय के अंतर्गत आती है, वर्ब के अंदर, यानी कि क्रिया के अंतर्गत। अब इसको थोड़ा सा और डिफाइन करने की अगर हम कोशिश करें, जैसा मैंने कहा सेइंग समथिंग या स्टेट समथिंग फॉर सम पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहना, तो वर्ब जो है वो हमें क्या क्या बताती है, क्या क्या कहती है, यानी कि जिसके बारे में हम कह रहे हैं उसके बारे में हमें वर्ब क्या क्या बताती है। तो सबसे पहला मैंने लिखा ए वर्ब में टेल अस, एक क्रिया जो है वो हमें बता सकती है, जिस व्यक्ति के, जिस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसके बारे में क्या बता सकती है। तो देखो मैंने पहला लिखा व्हाट ए पर्सन और थिंग डज। पहली चीज हमें वर्ब क्या बता सकती है, उन्होंने साहब बता सकती है कि एक व्यक्ति या वस्तु क्या कर रही है। डज लिखा है, डज मिस करना, कि एक व्यक्ति या वस्तु जो है वो क्या करता है, ये हमें क्या बताता है, वर्ब बताती है। जैसे कि सीमा सिंग्स, सीमा गाती है, क्या करती है, वस्तु, व्यक्ति हमारा क्या करता है, उन्होंने कहा वस्तु का व्यक्ति क्या ले लिया, सीमा, तो सीमा क्या करती है, उन्होंने कहा सिंग्स, तो सिंग हमारी क्या होगी भैया, वर्ब। दूसरा मैंने लिखा बॉयज प्ले फुटबॉल, लड़के क्या करते हैं, उन्होंने कहा फुटबॉल खेलते हैं, तो यहां प्ले क्या हो गया, ठीक है ना, वर्ब। तो यहां क्या हुआ कि एक व्यक्ति या वस्तु जो है वो क्या करता है, ये हमें क्या बताती है, वर्ब बताती है। दूसरा क्या बताती है, व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, यानी कि व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या किया गया। एक तो बात ये बताई कि व्यक्ति या वस्तु क्या करता है, दूसरी बात क्या है कि व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या हुआ या क्या किया गया। कैसे, जैसे कि द टेबल इज ब्रोकन, तो टेबल क्या है हमारा, वस्तु, भाई नॉन लिविंग है ना, और टेबल क्या है, ब्रोकन, टूट गई। तो क्या बताया गया इस सेंटेंस में, टेबल के साथ क्या हुआ कि टेबल टूट गई। और टेबल की इस बारे में किसने बताया हमें, वर्ब ने, यानी कि ब्रोकन ने। भाई टेबल के बारे में कि टेबल टूट गई, ये बात हमें किसने बताई, टूटने शब्द की अंग्रेजी ने, और टूटना क्या है, वर्ब है, तो ये बात हमें किसने बताई, वर्ब ने साहब। ही वॉज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया, उसके साथ क्या हुआ साहब, तो वर्ब बताएगी, उन्होंने कहा साहब उसको दंडित किया गया, और दंडित के लिए क्या है, पनिश्ड। तो दूसरी बात हमें क्या बताती है, व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, कि एक व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या हुआ।
ये भी हमें क्या बताती है, वर्ब बताती है। अब तीसरा मैंने लिखा साहब आपके लिए, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, व्यक्ति या वस्तु क्या है। पहले में क्या था, व्यक्ति या वस्तु क्या करता है, दूसरे में व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या हुआ, तीसरे में व्यक्ति या वस्तु क्या है, व्यक्ति या वस्तु क्या है। जैसे कि मैंने लिख दिया राम सिंह इज डेड, व्यक्ति है राम सिंह, क्या हुआ राम सिंह के साथ, राम सिंह मर गया। तो क्या हुआ, राम सिंह कैसा व्यक्ति हुआ, उन्होंने मरा हुआ। राम सिंह कैसा व्यक्ति हुआ, उन्होंने कहा मरा हुआ। ग्लास इज ब्रिटल, BRITTLE लिखा है, ग्लास इज ब्रिटल। अब उन्होंने कहा कि कांच, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, व्यक्ति या वस्तु क्या है। तो ग्लास कैसा है, ग्लास जो है वो हमारा कैसा होता है, उन्होंने कहा ग्लास नाजुक होता है। ग्लास कैसा होता है, नाजुक। तो नाजुक क्या है, ब्रिटल। अगर मैंने खाली ग्लास लिख दिया, ग्लास इज, ग्लास है, कोई मतलब ही नहीं। लेकिन ग्लास कैसा है, तो उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा नाजुक है। तो ग्लास इज ब्रिटल। तो वर्ब हमारी तीन चीजों की पूर्ति करती है। पहला, व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम कह रहे हैं वह क्या करता है। दूसरा, व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके साथ क्या हुआ। और तीसरा, व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह क्या है। तो ये वर्ब के बारे में है, ठीक है ना। जरा स्क्रीनशॉट लीजिए तब हम आगे बढ़ें। अब जब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं तो उन्होंने पूछा, जैसे कि मान लीजिए किसी ने पूछा कि वर्ब कितने प्रकार की होती है, तो कृपया करके आप, जब आपसे ये पूछा जाए वर्ब कितने प्रकार की होती है, तब कभी ये मत कह देना 3 प्रकार की। वर्ब के फॉर्म 3 होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसको हिंदी में हम रूप कहते हैं, यानी कि क्रियाओं के रूप कितने प्रकार के होते हैं, तब आप कहेंगे 3 प्रकार के, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है ना। प्रेजेंट फॉर्म जिसको फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म जिसको पास्ट फॉर्म कहते हैं, थर्ड फॉर्म जिसको परफेक्ट फॉर्म कहा जाता है। लेकिन यदि आपसे कोई ये पूछे कि वर्ब कितने प्रकार की होती है, क्रिया कितने प्रकार की होती है, तब आपका आंसर होना चाहिए कि साहब वर्ब 2 प्रकार की होती है। वर्ब कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। और वर्ब के फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका आंसर होगा 3 प्रकार के, ठीक। तो अब हम जब इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं तो मैंने आपके सामने लिखा काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। काइंड्स ऑफ वर्ब का मतलब वर्ब के प्रकार। अब इसमें मैंने लिखा वर्ब का एक प्रकार आपका हो गया ट्रांसिटिव वर्ब। वर्ब का एक प्रकार क्या हो गया, ट्रांसिटिव वर्ब। और दूसरा प्रकार हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। आप लोग मेरी बात को विशेष ध्यान से सुन लें। यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में ही वर्ब एज अ सिलेबस क्वेश्चन है, मतलब वर्ब है आपके टॉपिक। और आप ये समझ लीजिए हर साल 2011 से जब से टेट होना शुरू हुआ है और 2 सुपर टेट हो चुके हैं, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन काइंड्स ऑफ वर्ब में से जरूर आता है, ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव, ठीक है। आज मेरे इस वीडियो को यदि आप अंत तक देखेंगे तो फिर ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब की समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। और किस प्रकार का वर्ब का यूज कहां होता है, ट्रांसिटिव वर्ब कैसे पहचानेंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब कैसे पहचानेंगे, ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, ठीक है ना। तो जरा आप देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब में, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, 2 काइंड्स ऑफ वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं और इंट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक क्रिया कहा जाता है और इंट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में अकर्मक क्रिया कहा जाता है, ठीक है। जिसकी हिंदी अच्छी है
वो तो समझ जाएगा कि सकर्मक का अर्थ क्या हुआ, और जिसकी हिंदी अच्छी नहीं है वो उसको शायद समझने में मुश्किल हो कि सकर्मक क्या होता है या अकर्मक क्या होता है। तो आप हम लोग चूंकि इंग्लिश के हैं तो चलिए मैं आपको इंग्लिश में ही इसको सिखाता हूं कि सकर्मक क्या है और अकर्मक क्या है। तो देखिए ट्रांसिटिव वर्ब को मैंने डिफाइन किया है और मैंने लिखा ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, ऐसी क्रिया जिसको अपने बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ऐसी क्रिया, ऐसी वर्ब जिसको अपने बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है टू कंप्लीट इट्स सेंस। काय के लिए आवश्यकता होती है? अर्थ को पूर्ण करने के लिए। ऐसी कोई भी वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए इज कॉल्ड ए ट्रांसिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब को क्या कहा जाता है साहब? ट्रांसिटिव वर्ब। बात समझ में आई? पुनः एक बार समझ लीजिए। ऐसी कोई भी वर्ब जिसे अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ऐसी वर्ब को ट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। जब तक वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा उस वर्ब को डिफाइन करने के लिए, उसके पूरे सेंस को व्यक्त करने के लिए, तब उस स्थिति में उस वर्ब को आप क्या कहेंगे? ट्रांसिटिव वर्ब। फिर से मेरी बात ध्यान सुन लीजिए। जब कोई वर्ब अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट का सहारा लेती है, या आप कह सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट के जब कोई वर्ब अपने अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसिटिव वर्ब। दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए साहब, 100% एग्जाम में आएगा ये ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। तो फिर से ए वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ए ट्रांसिटिव वर्ब। अब एग्जांपल से समझिए। मैं लिखा द मैन किल्ड ए स्नेक। द मैन किल्ड ए स्नेक। व्यक्ति ने एक सांप मार दिया। व्यक्ति ने एक सांप मार दिया। अब मान लीजिए मैं, द मैन क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, किल्ड क्या हो गई वर्ब। अब मान के चलिए मैं यहां पे ए स्नेक जो है उसको छुपा दूं, तो सेंटेंस मेरा होगा द मैन किल्ड, मनुष्य ने मार दिया। फिर सवाल क्या हुआ? क्या मार दिया? मनुष्य ने मार दिया, व्यक्ति ने मार दिया, तो सवाल क्या होगा कि भैया क्या मार दिया? तो क्या मार दिया, तो इसका उत्तर क्या है? ए स्नेक। तो यहां ये वर्ब हमारी किल्ड जो है वह अपने अर्थ को पूर्ण नहीं कर पा रही है, और इसका पूर्ण अर्थ कब निकल रहा है? जब हमने इसके साथ ऑब्जेक्ट यानी कि स्नेक लगाया। समझ में आ गई ट्रांसिटिव वर्ब। दूसरा समझ लीजिए। द बॉय ओपनड द डोर। लड़के ने दरवाजा खोला। लड़के ने दरवाजा खोला। अब मैं सेंटेंस में लिख दूं द बॉय ओपनड द डोर, हटा दूं साहब, द बॉय ओपनड, लड़के ने खोला। तो सवाल फिर से वही आ गया, क्या खोला? क्योंकि ओपनड शब्द जो है, जो वर्ब है, वह अपने अर्थ को पूर्ण नहीं कर रही है, क्योंकि ये नहीं बता पा रही है कि क्या खोला। तो लड़के ने क्या खोला? डोर, यानी कि दरवाजा खोला। तो दरवाजा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? तो ऐसी कोई भी वर्ब जो कि अपने अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का सहारा लेती है, ऐसी वर्ब को ट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। इज इट क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं इंट्रांसिटिव की तरह, इसका जस्ट अपोजिट, ट्रांसिटिव का जस्ट अपोजिट। ए वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, ए वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। यहां क्या था? ए वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। यहां क्या है? ए वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसी कोई भी क्रिया जिसे अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए या अपने अर्थ को पूर्ण प्रदर्शित करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी वर्ब को इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। ऐसी कोई भी वर्ब जिसे अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी वर्ब को इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। आगे मैंने लिखा बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ,
यानी कि ऐसी वर्ब जो इंट्रांसिटिव वर्ब जो होती है वह बिना ऑब्जेक्ट का सहारा लिए हुए अपने अर्थ को स्वतः ही स्पष्ट कर देती है, अपने अर्थ को स्वतः स्पष्ट कर देती है, इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। और ऐसी वर्ब को क्या कहा जाता है? इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। ठीक है ना? तो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव में क्या अंतर है? मुख्य ये अंतर है कि ट्रांसिटिव वर्ब वे क्रियाएं होती हैं जो कि अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का सहारा लेती हैं, बिना ऑब्जेक्ट के नहीं चलती हैं। वो आपकी सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। और वे वर्ब जो कि अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लेती हैं और स्वतः ही अपने आप में अपने अर्थ को पूर्ण कर देती हैं, पूर्ण प्रदर्शित कर देती हैं, ऐसी वर्ब को इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द मैन डाइड, मनुष्य मर गया, व्यक्ति मर गया, आदमी मर गया। तो भैया यहां मर गया बात पूर्ण हो गई, वो तो मर गया। कहीं कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं, मनुष्य मर गया, बात खत्म हुई। दूसरा मैंने लिखा द गर्ल स्माइल्ड, लड़की मुस्कुराई, लड़की मुस्कुराई, बात खत्म हुई। ना इसमें ऑब्जेक्ट आया, ना इसमें ऑब्जेक्ट आया। यहां डाइड ने अपना पूरा अर्थ दे दिया, यहां स्पाइड ने पूर्ण अर्थ दे दिया। फिर मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया, द सन साइंस, सूरज चमका या सूरज चमकता है, सूरज चमकता है, तो पूर्ण अर्थ आ गया ना, साइंस चमकता है। इसमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता तो है नहीं। तो ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें वर्ब को अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है तब ट्रांसिटिव वर्ब, और जब किसी वाक्य में किसी वर्ब को अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है तब उसको क्या कहेंगे? इंट्रांसिटिव वर्ब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जैसा कि अभी मैंने आपको ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब बताया कि भैया ट्रांसिटिव वर्ब जो है उन्हें अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, और इंट्रांसिटिव वर्ब जो है उनमें क्या होता है? वो अपने आप में पूर्ण अर्थ देती हैं, उन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप में पूर्ण है। क्लियर था? तो अब सवाल ये उठा कि आखिरकार ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब तो आपको समझ में आ गई, अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि साहब ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप जो भी सेंटेंस लिखा है उसमें व्हाट और हुम का प्रयोग करते हुए जो भी उत्तर प्राप्त होगा आपको, वही आपका क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं एक सेंटेंस यहां मैंने लिखा, रीता गेव मी, रीता ने मुझे दिया। अब प्रश्न जोड़ दो, क्या दिया? तो क्या दिया? एन एप्पल। तो एप्पल क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार द टीचर टोल्ड अस, टीचर ने हमें, द टीचर टोल्ड, पहले इसको समझो, द टीचर टोल्ड, टीचर ने सुनाई या सुनाया। क्या सुनाई? किसे सुनाया? और हुम मैंने बोला, व्हाट और हुम जोड़कर जो उत्तर आए वही आपका क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। तो किसे सुनाया? उन्होंने हमें सुनाया। टीचर ने किसे सुनाया? उन्होंने कहा हमें सुनाया। तो अस क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस प्रकार से आप ऑब्जेक्ट निकालना सीखें कि जो भी सेंटेंस लिखा है, अगर आपको ये निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं साहब कि ऑब्जेक्ट क्या है उस सेंटेंस में, तो जो वाक्य लिखा है, जो सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ व्हाट या हुम लगाएं आप, और जो आपका अर्थ आए, जो उत्तर आए, वही आपका क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये तो बात हुई ऑब्जेक्ट निकालने की। अब मैं आपको बता रहा हूं सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वर्ब, वर्ब के कुछ प्रमुख फैक्ट्स। प्रमुख फैक्ट, इसमें हम, जैसा कि मैंने अभी ऑब्जेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया, तो भाई नेचुरल सी बात इसका कनेक्शन इस वीडियो से है और आगे के नियम से है। तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। विशेष ध्यान से सुन लीजिए, आज के बाद फिर कभी भूलेंगे नहीं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है।
क्योंकि इसके प्रयोग हमें लगातार अब ट्रांसिटिव वर्ब के साथ करने पड़ेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैंने हिंदी में आपके लिए लिखा है कुछ ट्रांसिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जैसे कि गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल। कुछ ट्रांसिटिव वर्ब जैसे कि गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस और टेल, उसके बाद मैंने एक्सेट्रा भी जोड़ा है, और भी हो सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट एक साथ प्रयोग होते हैं ऐसी वर्ब के साथ। कौन कौन सी वर्ब? गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस और टेल। याद कर लीजिए, कम से कम ये 5 तो याद कर ही लीजिए साहब। गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस और टेल, ये ऐसी वर्ब होती हैं जिनका काम एक ऑब्जेक्ट से नहीं चलता। इनका काम कितने ऑब्जेक्ट से चलता है? 2 ऑब्जेक्ट से। ठीक है ना? तो जब 2 ऑब्जेक्ट से काम चलता है तो उनमें से एक ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये जो 5 आपकी मैंने वर्ब लिखी है, पांचों कैसी हैं? ट्रांसिटिव वर्ब हैं। और ये ट्रांसिटिव वर्ब ऐसी हैं जिनका काम एक ऑब्जेक्ट से नहीं बल्कि 2 ऑब्जेक्ट से चलता है। जो 2 ऑब्जेक्ट यूज इनके साथ होते हैं उनको एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है और एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो आपके मन मस्तिष्क में यह सवाल उठ सकता है कि सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप पहचानेंगे कैसे? ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि इस वीडियो को ध्यान से समझिए, अंत तक वीडियो देखिए और आज के बाद ये समस्या आपके लिए कभी उत्पन्न नहीं हो सकती कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए अगली लाइन में मैंने क्या लिखा, व्यक्त सूचक शब्द को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऐसे कोई भी शब्द, कोई भी प्रोनाउन जिससे यह स्पष्ट हो कि बात व्यक्ति के लिए की जा रही है, जैसे कि आई, बी, ठीक है ना, यू, ही, शी, सब क्या है? व्यक्तिवाचक। ठीक, तो ऐसा कोई भी शब्द जो कि व्यक्ति सूचक हो, यह स्पष्ट कर रहा हो कि बात किसी व्यक्ति के बारे में कही जा रही है, तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्यक्ति के बारे में बात कही जा रही तो वो क्या होगा साहब? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वस्तु सूचक, अगर बात किसी वस्तु के बारे में कही जा रही है तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? अब वो वस्तु सूचक नाउन के रूप में भी हो सकता है और प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है। व्यक्ति सूचक नाउन के रूप में भी हो सकता है, प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है। तो बस दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब व्यक्ति सूचक। जब ऑब्जेक्ट किसी व्यक्ति को व्यक्त कर रहा हो, किसी व्यक्ति को शो कर रहा हो, तो एक बात फिर से सुन लीजिए कि जब हमारा ऑब्जेक्ट किसी व्यक्ति को व्यक्त कर रहा हो, किसी व्यक्ति को शो कर रहा हो, तो वो कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब वो किसी वस्तु को शो कर रहा हो तो वो कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां तक तो ये बात हो गई। अब मैंने कहा कि ये 2 ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है ट्रांसिटिव वर्ब को, इन 5 ट्रांसिटिव वर्ब जो मैंने आपके सामने लिखी उनको। ठीक है साहब? अब सवाल ये आया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां आएगा? तो उसके लिए यह है कि इनडायरेक्ट यूज ऑब्जेक्ट का यूज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले होता है। कहने का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में जाएगा। व्यक्ति सूचक पहले आएगा, वस्तु सूचक बाद में जाएगा। ठीक है ना? एक बात पुनः जल्दी से पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है? कुछ ट्रांसिटिव वर्ब जैसे कि गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल आदि, इनके साथ 2 ऑब्जेक्ट का यूज होता है। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, 2 ऑब्जेक्ट में से एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्यक्ति सूचक शब्द जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो किसी व्यक्ति को शो करता है वो क्या है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो वस्तु सूचक होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब इन वर्ब का आप यूज करें तो ध्यान रखें, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करें और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करें। अब हम लोग एग्जांपल पढ़ाते हैं। रीता गेव, रीता गेव, गिव की सेकंड फॉर्म आ गई गेव। उसके तुरंत बाद मैंने क्या लिखा? मी। ऑब्जेक्ट आ गया। कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ ये?
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि मी काय को व्यक्त करता है, व्यक्ति को। रीता ने मुझे दिया क्या, क्या दिया, एन एप्पल, एक सेब दिया। तो इस सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हो गए, एक और दो, दो ऑब्जेक्ट हो गए। एप्पल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये क्या व्यक्त कर रहा है, वस्तु। मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या शो कर रहा है, व्यक्ति। तो पहले मी, उसके बाद एप्पल, ठीक है ना। तो इस वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट यूज हुए, पहले इनडायरेक्ट और उसके बाद डायरेक्ट। इसी प्रकार दूसरा, द टीचर टोल्ड अस ए स्टोरी, टीचर ने हमें क्या सुनाई, एक कहानी सुनाई। तो टोल्ड यानी कि टेल की सेकंड फॉर्म हो गई टोल्ड आपकी। अब टोल्ड में उसके तुरंत बाद मैंने क्या लगाया, अस, अस क्या हो गया, व्यक्ति सूचक। और स्टोरी, स्टोरी क्या है, कहानी, यानी कि वस्तु सूचक, ठीक है। और पहले क्या आई, इनडायरेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीसरा रूल देखिए, आई ऑफर्ड हिम सम मनी, ऑफर आपकी वर्ब हो गई, हिम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, हाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और मनी आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वस्तु सूचक हो गया। आई होप आज के बाद ये समस्या आपके सामने नहीं आएगी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और जब दो दो ऑब्जेक्ट लिखे होते हैं तो कौन सा ऑब्जेक्ट पहले आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करें जो व्यक्ति सूचक होता है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करें जो कि वस्तु सूचक होता है। अब एक नोट और मैंने लिखा है, प्रीपोजिशन टू तथा फॉर का यूज करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा जा सकता है। अगर किसी की विशेष इच्छा हो जाए कि नहीं साहब हम तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखेंगे, तो उसके लिए भी अंग्रेजी में नियम है कि दो प्रपोजिशन में से जिस प्रपोजिशन का सही से प्रयोग उस सेंटेंस में हो पा रहा हो, टू या फॉर, उसका प्रयोग करिए वर्ब के बाद। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले आएंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले जाएंगे। जैसे कि यही सेंटेंस है, रीता गेव मी एन एप्पल। अब मैंने लिख दिया रीता गेव एन एप्पल टू मी, रीता गेव एन एप्पल टू मी। तो इसमें मैंने क्या किया, एप्पल जो कि हमारा वस्तु सूचक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको हमने क्या कर दिया पहले, और टू लगा के मी हमने लिख दिया बाद में, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में ले गए। क्यों चला गया, क्योंकि हमने प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल किया। दूसरा सेंटेंस, आई ऑफर्ड सम मनी टू हिम। अब यहां मैंने मनी, सम मनी जो कि हमारा क्या है, क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आए और व्यक्तिवाचक जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो टू लगाने के बाद हमने इसको बाद में ले गए। तो आज मैंने आपको वर्ब क्या होती है ये बताया, वर्ब कितने काइंड की होती है ये बताया, दो काइंड, ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव। उसके बाद इनका प्रयोग कैसे करते हैं, तो उसके लिए आज मैंने मात्र आपको एक नियम बताया, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो गया है, तो सिर्फ एक नियम बताया